Hello students, how are you? This is Gyanchand Sharma and here you are learning English with Gyanchand Sharma। और इस सेशन में आज हम फिर से ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस जानने से पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होते हैं और इन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम्स को, चाहे बैंकिंग, एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, सभी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हेडिंग में लिख लेंगे कंडीशनल सेंटेंस और साथ साथ नोट्स बनाना भी शुरू कर देंगे। कंडीशनल सेंटेंस, तो इसमें हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आप लिख लेंगे if, unless, were, had, supposing that, provided that, on condition that, in case, so long as, इत्यादि से शुरू होने वाले सेंटेंसेज कंडीशनल सेंटेंसेज कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी इफ एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, अनलेस एडवर्ब ऑफ कंडीशन है और एडवर्ब ऑफ कंडीशन से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वही कंडीशनल सेंटेंसेज कहलाते हैं। अब देखिए बेसिक चल रहा है अभी। कंडीशनल सेंटेंस तभी कंडीशनल सेंटेंस होगा क्योंकि कंडीशनल जो सेंटेंस है वो दो सेंटेंसेस से बना हुआ होता है। कहने का मतलब है दो क्लॉजेज से बना हुआ होता है। तो आप लिख लेंगे कोई भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस तभी कहलाता है जब उसके अंतर्गत निम्नांकित दो क्लॉजेज दिए हुए होते हैं। अर्थात कंडीशनल सेंटेंस दो क्लॉजेज का बना हुआ होता है। यानी कंडीशनल सेंटेंस कितने क्लॉजेज का बना हुआ होता है? दो क्लॉजेज का। यानी कोई भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस तभी कहलाता है जब उसके अंतर्गत निम्नांकित दो क्लॉजेज दिए हुए हों। अब ये दो क्लॉजेज अपने कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप। एक तो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा है हमारा मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा हमारा है
मेन क्लॉज। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशनल में कौन सा क्लॉज होता है और मेन क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है। तो देखिए, मैं आपको वैसे भी क्लियर कर देता हूं, अगर दो क्लॉजेज दिए हुए हैं, कहने का मतलब दो सेंटेंसेज दिए हुए हैं, और आपको ये पता लगाना है कि उनमें सबऑर्डिनेट कौन सा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग होता है, और जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसके साथ हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अभी मैं कंडीशनल सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हम हेडिंग में सबसे पहले लिख देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है, जिसके साथ हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन जैसे कि इफ, अनलेस इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसके साथ हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन जैसे कि इफ, अनलेस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जैसे कि इफ, अनलेस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाएगा? अपना कंडीशनल सेंटेंस। यहां ध्यान देते हैं हम, स्पेशल नोट में लिख लेंगे आप, ए नंबर पे, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध या तो प्रेजेंट टेंस से होता है अथवा पास्ट टेंस से। अर्थात कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से होता है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से होता है। किससे होता है? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से होता है। कैसे होता है देखते हैं अभी हम। मैंने लिखा
यदि राकेश दिल्ली जाता है तो वह लाल किले का भ्रमण करेगा या लाल किले को देखेगा। मैंने कहा कि इफ राकेश गोज टू दिल्ली, यदि राकेश दिल्ली जाता है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं वो किससे होते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन से शुरू। तो यहाँ ये किससे शुरू हो रहा है, इफ से। और जिस क्लॉज के साथ हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, चाहे वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो या एडवर्ब ऑफ टाइम हो, तो जिसके साथ हम कंजंक्शन का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ दिया हुआ है। तो मैंने कहा इफ राकेश गोज टू दिल्ली, यदि राकेश दिल्ली जाता है तो ही विल विजिट द रेड फोर्ट, तो वह लाल किले का भ्रमण करेगा। तो देखो ये मेन क्लॉज दिया हुआ है, मेन क्लॉज के साथ हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, और में हम कैसे लिख सकते हैं, राकेश लाल किले का भ्रमण करेगा, राकेश लाल किले का भ्रमण करेगा यदि वह दिल्ली जाता है। तो मैंने कहा राकेश विल विजिट द रेड फोर्ट, राकेश लाल किले का भ्रमण करेगा इफ ही गोज टू दिल्ली। तो देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये मेन क्लॉज है, राकेश विल विजिट द रेड फोर्ट, क्योंकि मेन क्लॉज के साथ हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। और इफ ही गोज टू दिल्ली ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होगा जिसके साथ हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे। और देखें आप, मैंने कहा कि दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यदि गीता कठिन मेहनत करती तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती। मैंने कहा इफ गीता वर्कड हार्ड। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया, इफ एडवर्ब ऑफ कंडीशन, इसके साथ जो क्लॉज आएगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि जिसके साथ हम किसी ना किसी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध या तो प्रेजेंट टेंस से होगा या पास्ट टेंस से। और प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आपके कौन कौन सी वर्ब आती हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स, जैसे डू डज हो गया, इज आर एम हो गया, हैज हैव हो गया, वाज वर हो गया, डिड हो गया, हैड हो गया। ठीक है, तो मैं इफ के साथ या तो प्रेजेंट टेंस लिखूंगा या पास्ट लिखूंगा। इसके तो मैं नियम पढ़ाऊंगा कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा तो क्या यूज करना है, इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस आता है तो हमें क्या करना है, वो सारा कुछ पढ़ने को है। तो इफ गीता वर्कड हार्ड, यदि गीता कठिन मेहनत करती तो वह, तो सी वुड पास द एग्जामिनेशन, तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती। पास के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है, कहीं आप हिंदी के चक्कर में पास इन लिख दे, गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब स्पेशल नोट में अगर कोई मुझसे यूं कहे, तीसरा सेंटेंस, कि यदि राम आगरा जाएगा। अब आपने देखा गागे की आ रहा है, आपने इंग्लिश बनाना शुरू कर दिया, इफ राम विल गो टू आगरा। तो वो ये पढ़ते ही एरर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं उनके साथ या तो प्रेजेंट टेंस आता है या पास्ट टेंस आता है। यानी कहने का मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध मॉडल एक्जुलरी वर्ब से नहीं होता है। तो चूंकि यहाँ पर विल क्या है? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब ये गलत बात है, चाहे हिंदी मारा हो कि यदि राम आगरा जाएगा, आप इफ के साथ या तो प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं या पास्ट टेंस। तो एक स्पेशल नोट है, वापस से स्पेशल नोट में दूसरा पॉइंट लिख लेंगे आप। कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध, सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध मॉडल एक्जुलरी वर्ब से नहीं होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब से नहीं होता है। अर्थात जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन होते हैं, के साथ मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है। अब अगर आपने लिखा इफ ही वुड, तो इफ क्या है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो आप पढ़ते ही इसको गलत कर दोगे। कोई ने आपसे कहा कि अनलेस सी विल बी, तो आप पढ़ते ही गलत कर देंगे, क्योंकि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं, चाहे वो इफ हो, चाहे अनलेस हो, चाहे इनकेस हो, इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस या मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लेंगे आप। अब हम लिखते हैं मेन क्लॉज के बारे में जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्या होता है? मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? मेन क्लॉज। तो लिख लें आप, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत मेन क्लॉज वह क्लॉज होता है, मेन क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसके साथ हम एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन जैसे कि इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं, आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तो वह क्लॉज होता है जिसके साथ हम किसी न किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं, और मेन क्लॉज वह होता है जिसके साथ हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस पे भी एक स्पेशल नोट है। स्पेशल नोट यह है
कि कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत मेन क्लॉज का संबंध मॉडल एक्जुलरी वर्ब से होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब से होता है। और विशेष रूप से और स्पेशली सेल तथा विल से होता है। सेल, विल, शुड, वुड से होता है। ठीक है, अब हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 3 पैटर्न है, आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। पैटर्न फर्स्ट, कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन है इनके साथ यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है। पैटर्न फर्स्ट देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैंने लिख दिया इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, या हमने लिख दिया डू डज के बाद नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि आपके एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो आपको जनरली मेन क्लॉज में सेल, विल, कैन में भी आ सकता है, लेकिन मेनली हम किसका यूज करते हैं? सेल, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हो गई। अब मैं कुछ सेंटेंसेस से क्लियर करता हूं। मैंने कहा पहला सेंटेंस, राकेश कठिन मेहनत करता है। ठीक है, मैंने इसकी इंग्लिश बना दी, राकेश। अब ताहती आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। कार्य करने की अंग्रेजी वर्क होती है, मेहनत करना, तो वर्क में क्या लगा दिया? एस। कठिन की इंग्लिश क्या हो गई? हार्ड। ये हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा वाक्य लिख दिया मैंने इधर को, वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। वह इस परीक्षा में क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। तो मैंने इसकी इंग्लिश क्या बनाई? ही विल पास, और पास के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। ही विल पास दिस एग्जामिनेशन। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब यदि मुझे इनको एक साथ कंबाइन करना है तो मुझे कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इन 2 सेंटेंसेज को कंबाइन करने के लिए एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ का यूज कर सकता हूं। किसका? एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ। बताऊंगा मैं, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, किस तरह से देखेंगे आप?
यदि राकेश कठिन मेहनत करता है तो वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहां पे, इफ राकेश वर्क्स हार्ड, यदि राकेश कठिन मेहनत करता है तो की अंग्रेजी हमने कॉमा से बना ली। ही विल पास दिस एग्जामिनेशन, तो वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। किस तरह से देखेंगे आप। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। राकेश इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा यदि वह कठिन मेहनत करता है। देखिए हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्या बनेगी, राकेश विल पास दिस एग्जामिनेशन, राकेश इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इफ, यदि, ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है। अब देखिए मैं सिद्ध कर सकता हूं इसको कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो क्लॉज दिए हुए होते हैं। तो देखिए ये आपका कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेट। कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसके साथ हम किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर किसका यूज हो रहा है, इफ का। ये दूसरा हमारा कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज वह होता है जिसके साथ हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। इसमें आप देख लीजिए ये मेन क्लॉज है और इधर वाला क्या है, सॉरी इधर वाला क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये भी शर्त है कि यदि इफ के साथ जो क्लॉज होगा वो या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध या तो प्रेजेंट टेंस से होता है या पास्ट टेंस से, और मेन क्लॉज का संबंध किससे होता है, फ्यूचर टेंस यानी विशेष रूप से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। ठीक है, और जब इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ होता है तो जनरली हम मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात शैल विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे। उसने लिख दिया कि इफ ही गोज टू आगरा, यदि वह आगरा जाता है, अब ऑप्शन है हमारे पास, वुड विजिट द ताजमहल, तो वह ताजमहल का भ्रमण करेगा। ठीक है, वुड हैव विजिटेड द ताजमहल, वुड विजिटेड, ये तो वैसे ही गलत है, वुड के साथ सेकंड फॉर्म आती नहीं है मॉडल के बाद। वुड विजिटेड द ताजमहल,
और डी पर विल विजिट द ताजमहल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विल विजिट द ताजमहल। यदि वह आगरा जाता है, तो आपको पता है ये इफ क्या है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। इसका संबंध या तो प्रेजेंट से होता है या पास्ट से। तो इफ के साथ कौन सा टेंस दिया हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। तो नियम क्या कहता है कि दूसरे क्लॉज में सेल विल आएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विल। डी फॉर डोंकी लिख लीजिए आप। और देखिए, if she will not invite them, they will not attend her marriage। इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दिया जाता है यहां तक, इफ सी विल नॉट इनवाइट देम। और यहां ऑप्शंस दे दिए जाते हैं ए बी सी डी। डी पर दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। क्या दे दिया? नो इम्प्रूवमेंट। अब आप अच्छे से जानते हो कि इधर मेन क्लॉज में विल दिया हुआ है, और जब मेन क्लॉज में विल दिया हुआ है तो आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं के साथ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। ये जो अंडरलाइंड है ये इसलिए गलत है क्योंकि इफ एडवर्ब ऑफ कंडीशन होता है, और जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं उनके साथ कभी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। अब हमें यहाँ देखना है कि हम यहाँ इफ के साथ या तो प्रेजेंट टेंस का यूज करें या पास्ट का, क्योंकि इफ के जितने भी एडवर्ब ऑफ कंडीशंस होते हैं उनके साथ आप या तो प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं और या आप पास्ट टेंस। अब चूंकि यहाँ पर विल दिया हुआ है तो आप यहाँ इफ के साथ कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। अब मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया, इफ सी डिड नॉट इनवाइट देम। तो आपको पता है ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उधर विल दिया हुआ है। मैंने कहा कि इफ सी वुड नॉट इनवाइट देम। एक मैंने लिखा इफ सी डज नॉट इनवाइट देम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि जब इधर को विल दिया हुआ है मेन क्लॉज में तो हम इफ के साथ कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। अभी आगे कंडीशनल का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स अगेन ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।